सोचिए एक ऐसा साम्राज्य जिसने पहली बार अ, लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे ला दिया। और फिर एक ऐसा सम्राट हाँ, एक ऐसा सम्राट जो अपनी ताकत के बिल्कुल चरम पर है और एक खूनी जंग के बाद अचानक हथियार डाल देता है। और शांति की बात करने लगता है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है मौर्य साम्राज्य की। और आज हम इसी फैसिनेटिंग दौर की गहराई में उतर रहे हैं, चंद्रगुप्त की तलवार से लेकर अशोक के धम्म तक। और हमारी पड़ताल का आधार क्या है? हमारे पास कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं। एक तो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो हमें उस समय की राजनीति और शासन की बारीकियां बताता है। राइट। फिर है मेगस्थनीज की इंडिका, एक यूनानी राजदूत की आंखों से मौर्य भारत की तस्वीर। और सबसे बढ़कर अशोक के अपने शिलालेख। बिल्कुल, जो पत्थर पर लिखी उनकी आत्मकथा जैसे हैं। तो हमारा मिशन है ये समझना कि आखिर वो कौन सी बातें थीं जिन्होंने इस साम्राज्य को इतना विशाल और कामयाब बनाया, अशोक का शासन इतना यूनिक क्यों माना जाता है? और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, उनका सिस्टम आखिर इतना इफेक्टिव कैसे था। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। जरूर। तो कहानी की शुरुआत होती है लगभग 322 ईसा पूर्व में। मगध के सिंहासन पर बैठे थे नंद वंश के आखिरी राजा धनानंद, जो कि बहुत अलोकप्रिय थे। हाँ, और इसी मंच पर एंट्री होती है चंद्रगुप्त मौर्य की, अपने सलाहकार, अपने गुरु चाणक्य के साथ। इट्स अ क्लासिक अंडरडॉग स्टोरी। एग्जैक्टली। बिल्कुल। मतलब चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, उनकी रणनीति के बिना ये शायद मुमकिन ही नहीं था। उनका ग्रंथ अर्थशास्त्र तो कमाल का है। वो सिर्फ कोरी फिलॉसफी नहीं है, वो एक प्रैक्टिकल हैंडबुक है कि एक राज्य को कैसे चलाया जाए, दुश्मनों से कैसे निपटा जाए और प्रजा को खुश कैसे रखा जाए। ये ग्रंथ हमें बताता है कि मौर्य साम्राज्य की नींव सिर्फ सैन्य ताकत पर नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक सोच पर रखी गई थी। एग्जैक्टली। और चंद्रगुप्त ने सिर्फ धनानंद को नहीं हराया, उन्होंने सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था। हाँ, जो उस समय पश्चिमी एशिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज कर रहा था। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत थी। बहुत बड़ी। और इस जीत के बाद जो संधि हुई वो और भी दिलचस्प है। हाँ, उस संधि के तहत चंद्रगुप्त को अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के बड़े इलाके मिले। और उन्होंने सेल्यूकस की बेटी हेलेना से शादी भी की। ये उस दौर का एक बड़ा जियोपॉलिटिकल अलायंस था। इसने भारत की सीमाओं को पश्चिम के साथ सीधे जोड़ दिया। और इसी संधि के तहत सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। हाँ, और हमें मेगस्थनीज का शुक्रगुजार होना चाहिए। उनकी किताब इंडिका आज पूरी तरह से तो मौजूद नहीं है, लेकिन दूसरे यूनानी लेखकों ने उसके जो हिस्से अपनी किताबों में दिए हैं, हाँ, उनसे हमें उस समय के पाटलिपुत्र शहर, वहाँ के समाज और प्रशासन की एक बेमिसाल झलक मिलती है। जैसे वो बताते हैं कि चंद्रगुप्त ने अनाज के भंडारण के लिए कोष्ठागार यानी सरकारी गोदाम बनवाए थे, जिसका जिक्र हमें सोहगौरा ताम्रपत्र में भी मिलता है। ये दिखाता है कि वो अकाल जैसी आपदाओं के लिए पहले से तैयार रहते थे। ये कमाल की प्लानिंग थी। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार गद्दी पर बैठे। उनके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है। नहीं, लेकिन यूनानी स्रोतों में उन्हें अमित्रोछेड्स कहा गया है, जिसका मतलब होता है दुश्मनों का नाश करने वाला। उनका एक किस्सा बहुत मशहूर है। बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम को एक खत लिखा था। हाँ, वो जिसमें उन्होंने 3 चीजें मांगी थी। मीठी शराब, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। राइट। तो राजा ने शराब और अंजीर तो भेज दिए, पर साथ में ये भी लिख भेजा कि यूनानी कानून के मुताबिक दार्शनिकों को बेचा नहीं जा सकता। ये किस्सा मजेदार होने के साथ साथ उस दौर के इंटरनेशनल रिलेशंस और कल्चरल एक्सचेंज को भी दिखाता है। बिल्कुल, मतलब भारत और सीरिया के बीच सीधा संपर्क था। और ये भी दिखाता है कि उस समय ज्ञान और दर्शन को एक बिकाऊ चीज नहीं माना जाता था। सही बात है। आप सोना चांदी भेज सकते हैं, पर दार्शनिक नहीं। ज्ञान का अपना एक सम्मान था। और बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को भी संरक्षण दिया था। हाँ, जो ये बताता है कि मौर्य शासकों में अलग अलग विचारों के प्रति सहिष्णुता की एक परंपरा शुरू से थी। तो बिंदुसार ने अपने पिता की विरासत को संभाले रखा, लेकिन मौर्य साम्राज्य का नाम इतिहास में जिस शासक की वजह से अमर हुआ वो थे उनके बेटे अशोक। और उनकी कहानी की शुरुआत शांति से नहीं होती। नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक से होती है। आप कलिंग युद्ध की बात कर रहे हैं? हाँ, अपने राज्याभिषेक के 8वें साल 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग यानी आज के उड़ीसा पर हमला किया। कलिंग उस समय एक बहुत शक्तिशाली और स्वतंत्र राज्य था।
और वो युद्ध बहुत ही विनाशकारी था। अशोक अपने 13वें शिलालेख में खुद लिखते हैं कि इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। और उससे भी कई गुना ज्यादा लोग बाद में भूख और बीमारी से मर गए। और इसी विनाश को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने भैरी घोष यानी युद्ध के नगाड़े की आवाज को हमेशा के लिए शांत कर दिया। और धम्म घोष यानी धम्म के संदेश को अपना लिया। ये किसी भी सम्राट के लिए एक अनप्रेसिडेंटेड कदम था। ये बात इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि उस दौर में तो एक राजा की ताकत उसकी सेना और जीती हुई जमीन से ही नापी जाती थी। हाँ, तो अपनी शक्ति के शिखर पर युद्ध छोड़ देना, ये तो सत्ता के नियमों के ही खिलाफ जाना हुआ। और यही चीज अशोक को इतिहास में यूनिक बनाती है। उन्होंने विजय का मतलब ही बदल दिया। उनके लिए असली जीत लोगों का दिल जीतना था, जमीन जीतना नहीं। और अपनी इस नई सोच को, जिसे उन्होंने धम्म कहा, उसे अपनी प्रजा तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया। उनके शिलालेख अ मास्टर स्ट्रोक इन कम्युनिकेशन। सोचिए, एक राजा अपनी प्रजा से सीधे बात करने के लिए अपने संदेश पूरे साम्राज्य में चट्टानों और खंभों पर खुदवा रहा है। और कमाल की बात तो ये है कि हजारों साल तक ये शिलालेख एक पहेली बने रहे। किसी को नहीं पता था कि इन पे क्या लिखा है। फिर 1837 में एक अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को समझने में सफलता पाई और अचानक अशोक का पूरा साम्राज्य हमारे सामने बोलने लगा। और ये शिलालेख सिर्फ एक भाषा या लिपि में नहीं है। नहीं, ज्यादातर प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, जो आम लोगों की भाषा थी। राइट। लेकिन अशोक ने इस बात का भी ध्यान रखा कि उनका संदेश हर किसी तक उसकी अपनी भाषा में पहुंचे। इसीलिए अफगानिस्तान में हमें ग्रीक और अरामिक भाषाओं में भी शिलालेख मिलते हैं। अच्छा। और उत्तर पश्चिम में खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल हुआ। ये सिर्फ एक अनुवाद नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि अशोक ने समझ लिया था कि एक विशाल विविध साम्राज्य पर सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि संवाद से शासन किया जा सकता है। बिल्कुल, हर किसी तक उसकी अपनी भाषा में पहुंचना उन्हें साम्राज्य का हिस्सा महसूस कराने की एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। और इन शिलालेखों में जो बातें लिखी हैं वो भी कमाल की हैं। हाँ, जैसे पहले शिलालेख में वो पशुवध पर रोक लगाने की बात करते हैं और वो कोई आदर्शवादी घोषणा नहीं करते। नहीं, बल्कि बहुत ही ईमानदारी से लिखते हैं। वो कहते हैं कि पहले शाही रसोई में हजारों जानवर पकते थे, लेकिन अब सिर्फ 2 मोर और 1 हिरन मारे जाते हैं। और भविष्य में इन्हें भी बंद कर दिया जाएगा। सोचिए, एक सम्राट अपने शिलालेख में ये लिखवा रहा है कि उसकी रसोई में कितने मोर पकते हैं। ये छोटी सी बात उनके इरादे की सच्चाई को बयां करती है। और 13वां शिलालेख तो एक तरह से एक पब्लिक कन्फेशन है। हाँ, उसी में अशोक कलिंग युद्ध से हुए विनाश पर अपना दुख और पछतावा जाहिर करते हैं। इतिहास में शायद ही कोई दूसरा राजा होगा जिसने अपनी जीत को इस तरह एक त्रासदी के रूप में स्वीकार किया हो। इसके अलावा 7वें और 12वें शिलालेख में वो सभी धर्मों और संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता रखने की अपील करते हैं। वो कहते हैं कि सभी संप्रदायों के लोग जहां चाहें रह सकते हैं, क्योंकि सभी आत्मसंयम और मन की पवित्रता चाहते हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि अशोक का धम्म कोई नया धर्म नहीं था। नहीं, वो बौद्ध धर्म से प्रभावित जरूर थे, लेकिन धम्म बेसिकली एक नैतिक आचार संहिता थी, अ मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट। इसमें बड़ों का आदर करना, दासों और नौकरों से अच्छा व्यवहार करना, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना और सभी जीवों के प्रति अहिंसा का भाव रखना शामिल था। मतलब एक यूनिवर्सल एथिक्स की तरह था। बिल्कुल। और उनके स्तंभ, खासकर सारनाथ का स्तंभ, वो तो आज हमारी पहचान का हिस्सा है। हाँ, सारनाथ का स्तंभ मौर्य कला का सबसे बेहतरीन नमूना है। उसका ऊपरी हिस्सा, जिसे सिंह चतुर्मुख या लाइन कैपिटल कहते हैं, आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। राइट। इसके नीचे के चक्र में 4 जानवर हैं: हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह। माना जाता है कि ये बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं के प्रतीक हैं। तो ये स्तंभ सिर्फ एक कलाकृति नहीं है। नहीं, ये अशोक के धम्म चक्र प्रवर्तन के विचार का प्रतीक है। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक और गुजरात से लेकर बंगाल तक आखिर चलता कैसे था? इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कैसी थी? इसका जवाब हमें कौटिल्य और मेगस्थनीज से मिलता है। कौटिल्य अपनी सप्तांग थ्योरी में बताते हैं कि एक राज्य के 7 अंग होते हैं: राजा, अमात्य यानी मंत्री, जनपद, हाँ, जनपद यानी क्षेत्र और प्रजा, दुर्ग यानी किला, कोश यानी खजाना, दंड यानी सेना और मित्र यानी सहयोगी। मतलब एक होलिस्टिक व्यू है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि राज्य तभी सुचारू रूप से चल सकता है जब ये 7 अंग मजबूत हों और एक दूसरे के साथ तालमेल में काम करें।
और मेगिस्थनीज हमें जमीनी हकीकत बताते हैं, खासकर राजधानी पाटलिपुत्र की। वो लिखते हैं कि शहर का प्रशासन 6 समितियां चलाती थीं और हर समिति में 5 सदस्य होते थे। मतलब जन्म मृत्यु के पंजीकरण से लेकर व्यापार की देखरेख तक हर काम के लिए एक अलग समिति थी। हाँ, विदेशियों का ध्यान रखने और बने हुए माल की गुणवत्ता जांचने के लिए भी ये एक पूरी तरह से विकसित नगर निगम व्यवस्था थी, अ प्रॉपर म्युनिसिपल सिस्टम। और साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। हाँ, बेहतर तरीके से चलाने के लिए हमारे पास 5 प्रमुख प्रांतों की जानकारी है। उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, अवंतीपथ, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, प्राची, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र ही थी, और दक्षिणापथ और कलिंग भी। इन पर राजकुमार या राजपरिवार के सदस्य शासन करते थे। और इन सब को चलाने के लिए एक पूरी फौज थी अधिकारियों की। कुछ नाम तो बहुत दिलचस्प हैं। अच्छा, पूरे साम्राज्य में टैक्स इकट्ठा करना और हिसाब किताब रखना इसी की जिम्मेदारी थी। यानी पूरे साम्राज्य का खजाना उसके हाथ में था। एग्जैक्टली। एक और महत्वपूर्ण अधिकारी था सीताध्यक्ष। वो सरकारी कृषि भूमि का सुपरिटेंडेंट था। हाँ, इससे पता चलता है कि कृषि और जमीन पर राज्य का कितना नियंत्रण था। लेकिन अशोक ने इस व्यवस्था में एक नया और बहुत ही अनोखा पद जोड़ा, धम्म महामत्त। ये एक क्रांतिकारी कदम था। इन अधिकारियों का काम पूरे साम्राज्य में घूम घूम कर ये देखना था कि लोग धम्म के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं या नहीं। तो ये धम्म का प्रचार करते थे। प्रचार भी करते थे, लोगों की शिकायतें भी सुनते थे और दान पुण्य के काम भी देखते थे। एक तरह से ये राज्य के मोरालिटी ऑफिसर्स थे। इंटरेस्टिंग। ये दिखाता है कि अशोक के लिए धम्म सिर्फ एक व्यक्तिगत विश्वास नहीं, बल्कि एक स्टेट पॉलिसी थी। एग्जैक्टली। अब जरा समाज और अर्थव्यवस्था पर भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ मेगास्थनीज का विवरण बहुत रोचक है, पर थोड़ा भ्रामक भी। कैसे? वो कहते हैं कि भारतीय समाज पारंपरिक 4 वर्णों के बजाय 7 वर्गों में बंटा था। दार्शनिक, किसान, शिकारी, व्यापारी, योद्धा, निरीक्षक और पार्षद। निरीक्षक यानी जासूस? हाँ, शायद एक विदेशी होने के नाते उन्होंने जाति व्यवस्था को नहीं, बल्कि लोगों के काम धंधे के आधार पर समाज को बांटा। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उस समय तलाक की अनुमति थी, जिसे मोक्ष कहा जाता था। हाँ, और अंत्यज का भी उल्लेख है, यानी वो लोग जो जाति व्यवस्था से बाहर थे। और अर्थव्यवस्था? अर्थव्यवस्था की रीढ़ तो कृषि ही थी, लेकिन व्यापार भी बहुत उन्नत था। राजधानी पाटलिपुत्र एक भव्य शहर था, जिसके बारे में मेगास्थनीज लिखते हैं कि उसमें 5700 टावर और 64 गेट थे। और उनकी टैक्स व्यवस्था भी बहुत एडवांस थी। हाँ, वो सिर्फ नकद में ही टैक्स नहीं लेते थे, जिसे हिरण्या कहते थे। पिंडकर के रूप में गांवों से उपज का एक हिस्सा भी लेते थे। और प्रणय नाम का एक इमरजेंसी टैक्स भी था, जो दिखाता है कि उन्होंने आपदा प्रबंधन के लिए भी योजना बना रखी थी। मतलब हर पहलू में एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड सिस्टम था। बिल्कुल। लेकिन फिर हर महान साम्राज्य की तरह मौर्य साम्राज्य का भी अंत हुआ। इतनी मजबूत नींव होने के बावजूद ऐसा क्यों हुआ? अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य बिखरने लगा। उनके बाद के शासक उतने काबिल नहीं थे कि इतनी विशाल प्रशासनिक मशीनरी को संभाल पाते। कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि अशोक की अहिंसा की नीति ने साम्राज्य को सैन्य रूप से कमजोर कर दिया। हाँ, हालांकि इस पर विवाद है, पर धीरे धीरे दूर के प्रांत आजाद होने लगे और सेना में भी असंतोष बढ़ने लगा। और इसी का फायदा उठाकर लगभग 185 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ के अपने ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सेना के सामने ही उनकी हत्या कर दी और शुंग वंश की नींव रखी। एक साम्राज्य जो चाणक्य की कूटनीति से बना था, उसका अंत भी एक राजनीतिक साजिश से हुआ। इंडीड। तो चंद्रगुप्त के सैन्य कौशल से लेकर अशोक के धम्म के अनूठे प्रयोग तक मौर्य साम्राज्य की कहानी वाकई कमाल की है। ये सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है। नहीं, ये शासन, समाज और दर्शन के विकास की कहानी है। बिल्कुल। उन्होंने जो प्रशासनिक ढांचा तैयार किया, जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बनाया, वो इतना मजबूत था कि आने वाले कई साम्राज्यों ने उससे प्रेरणा ली। चाहे वो कौटिल्य की राज्य व्यवस्था हो या अशोक का धम्म का विचार। हाँ, उनका प्रभाव भारतीय इतिहास पर बहुत गहरा रहा है। उन्होंने एक साम्राज्य की जो परिभाषा गढ़ी, वो आज भी प्रासंगिक है। ये सारी बातचीत एक बहुत अहम सवाल को जन्म देती है। हमने देखा कि अशोक ने धम्म महामत्त नाम के अधिकारी नियुक्त किए थे,
हाँ, ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रजा एक नैतिक जीवन जिए। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब कोई राज्य नैतिकता या एक आचार संहिता को लागू करने की कोशिश करता है, तो लोक कल्याण को बढ़ावा देने और लोगों के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने के बीच की वो बारीक रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए। ये सवाल जितना अशोक के समय में जरूरी था, उतना ही आज के दौर में भी प्रासंगिक है।